बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ हैं आज एतजाज़ नकी साहब और अहमद महबूब। एतजाज़ साहब, आज वीडियो में बात करेंगे एक तो जो आरिफ अलवी साहब की मुलाकात है उसके हवाले से, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो रात को काम डाला है कल और हल्का बंदियां जो जारी की हैं उसके हवाले से भी। पहले ये है कि खबर आज जो एक ब्रेक करवाई गई या ब्रेक हुई है, एक चैनल ने चलाई ब्रेकिंग, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जी आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने 2 बार जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन उनके प्रोटोकॉल और जो दीगर सिक्योरिटी रहे हैं उन्होंने सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दी सदर साहब को मिलने की। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या बहसीयत सदर आरिफ अलवी साहब को इमरान खान साहब से जेल में मिलने जाना चाहिए, और उसके साथ साथ वो पार्टी का हिस्सा भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि आरिफ अलवी साहब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखें, जो आपका पहला सवाल है हुसैन साहब, उसमें तो बतौर सदर उनको किसी एक पार्टी के चेयरमैन से मिलते जाना चाहिए तो नहीं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस मुल्क में इख्तिलाफ राय के बावजूद जितने भी लोग हैं वो उन सब के सदर हैं, वो स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो एक स्टेट चल के किसी एक पार्टी चेयरमैन के पास नहीं जा सकती। अब रह गई ये बात कि वो बतौर वर्कर, चूँकि बहरहाल वो पीटीआई के पुराने वर्कर भी हैं और खान साहब की उन पर नवाज़शात भी हैं और खान साहब की वजह से बहुत प्रेसिडेंट भी हैं आरिफ अलवी साहब, अगर वो उस हैसियत में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनको मिलने जाने देना चाहिए या फिर कोई ऐसी अरेंजमेंट जो है वो करने देनी चाहिए। लेकिन इससे एक बात हुसैन साहब जो है ना वो बड़ी वाज़ेह हो रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों मिलना चाह रहे हैं चेयरमैन से इस सिचुएशन में, और क्या कोई ऐसा, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट हैं और पैगाम रसानी हो सकती है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जेल में पैगाम दिया जा सकता है, बहुत से पार्टी के लोग हैं, वो कलाब मिल रहे हैं, उनकी बहनें हैं, वो खुद क्यों मिलना चाह रहे हैं? तो उसकी एक बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि आपको याद होगा जेल से एक पैगाम अलीमा खान साहब जब मुलाकात की थी, उनकी हमशीरा है इमरान खान साहब की, और वो बाहर आई थी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो हैं वो नाराज़ हैं सदर आरिफ अलवी से कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। तो मेरे ख्याल में वो जाके शायद एक तो वो क्लियर करना चाहते हैं अपने मामला, और फिर वो ऐसे हालात में ऐसे टाइम पे जाना चाहते हैं जब इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और उसमें प्रेसिडेंट की मुशावरत शामिल है। उसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सदर की मुशावरत के बाद ही वो हमने देखा भी कि ये जो है डेट सामने आ गई है। एक तो ये है, दूसरा फिर इंतखाबात का मरहला है, तो यकीनी तौर पर वो आइंदा के कुछ मामलात भी ज़रूर डिस्कस करना चाहते होंगे, क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और उनकी मुद्दत सदारत जो है वो भी अख्ताम पजीर होगी, तो आइंदा क्या सूरत हाल होगी, क्या लाए अमल होगा, उसको भी मेरे ख्याल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रोका गया। मेरे ख्याल में रोकने की एक जो कागजों में हम कहें ना जो ऑफिशियल वजह है वो यही है कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप किसी एक पार्टी के हेड से नहीं मिल सकते। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, आयशा गुलाली हो जाए, अजरा खान हो जाए, या इस तरह की और रियाम खान की किताब थी, इस तरह की सारी बातें हमने देखी। अब मुनीर फरूक साहब उन्होंने एक दावा किया कि एक और इंटरव्यू जो इमरान खान को डिफेम करने के लिए, उनकी मकबूलियत कम करने के लिए, वो रिकॉर्ड हो चुका है या रिकॉर्ड हो रहा है, और वो कोई लाहौर की जो बासर शख्सियत थी उनकी साबका अहलियाँ, तो इस तरह के हथकंडे क्या आपको लगता है ये इतने सारे इस्तेमाल कर लिए हैं इन्होंने, फिर भी देखा मकबूलियत कम नहीं हो रही, तो एक और इंटरव्यू करवाया जाएगा अगर, तो उसकी क्या हैसियत होगी, उसका कितना असर होगा? देखिए हुसैन, आप क्या समझते हैं, पहले जो इतने डिफेम करने की कोशिश की गई, इतने इंटरव्यूज आए, किताबें लिखी गई हैं, तो उससे जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक और इंटरव्यू या एक और कोई स्कैंडल सामने ले आते हैं बना के खुद से झूठा कोई प्रोपेगेंडा करके, तो उससे क्या फर्क पड़ जाना है? एक क्या मैं कहती हूँ 100 और मजीद ले आए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन में अगर मैदान में उतरे ही हैं तो कोई कोई ऐसा वे अख्तियार करें जिससे आवाम को थोड़ा सा अपनी तरफ के माइल कर सकें, थोड़ा सा आवाम के ऊपर अपना एतमाद जो है वो पूरा कर सकें, कि आवाम किसी ना किसी तरीके से इनकी तरफ आए, ना कि ऊंचे हथकंडे अपनाए जाए, ना कि किसी को डिफेम करके, ना कि किसी की किरदार कुशी करके जो है वो आप इस तरह से आगे आ रहे हैं। इससे बेहतर है, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद पर वर्क करें, आप आवाम के लिए काम करें, आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बहबूद के लिए काम करें, ताकि आप जो है वो क्रेडिबल हो जाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करें, ताकि लोग जो है वो बोल सकें कि आप डिजर्व करते हैं, ना कि इस तरह से तनकीद करके, दूसरों को तनकीद का निशाना बना के, किसी की किरदार कुशी करके, किसी की बीवी के ऊपर सवाल उठा के, किसी की बहन के ऊपर सवाल उठा के आप अगर इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं तो आपको लगता है कि आवाम आपको जो है वो वेलकम करेगी? बिल्कुल नहीं, आवाम आपको मुस्तरद करेगी, क्योंकि ये ऐसे औचे हथकंडे हैं जिससे आप आवाम में अपने आप को मकबूल तो नहीं कर रहे, आप बल्कि और डिग्रेड कर रहे हैं और आप अपना वोट बैंक और ज्यादा खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा साहब, इससे पहले कि हल्का बंदियों पे बात करें, आपका भी पॉइंट इसी पे
کہ دیکھیں صحافت کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنی ہے اور کسی کی کردار کشی بھی کرنی ہے تو طریقہ بدلیں. اب صحافت کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافیوں کو جو انٹرویوز کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے, کیا کرنا چاہیے ان کو, اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ سر آپ کا دکھ تو میں سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں صحافت کا استعمال یا کسی بھی ادارے کا استعمال یا کوئی بھی ایسا ٹول جو کہ سیکرڈ مانا جاتا ہے یا معتبر مانا جاتا ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کو کبھی بھی آپ استعمال کر کے اگر کوئی لوگوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں چیزیں یا لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط ہے, وہ ان پرنسپل غلط ہے. تو اس میں تو یقینی طور پر نہیں. دوسرا جیسے ابھی یہ بات کی ہے امن نے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالخصوص مسلم لیگ نون کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یاد ہے وہ بلاول بھٹو زرداری روزانہ اپنا آپ کو پتہ ہے مختلف وہ بھی ورکرز کنونشن اور خطابات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے یہ بزرگوں کی سیاست, یہ انتقامی سیاست ہمیں نہیں چاہیے, ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں, ہمارا مقابلہ مہنگائی سے. میرے خیال میں اگر یہ اس طرف آئیں, وہ بڑی انٹیلیجنٹلی بڑی سمارٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے مخالف پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب پہ تنقید بھی کر رہے ہیں لاڈلا کہہ کر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا یہ دامن بھی بچا رہے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے, جیسے میرے والد نے انتقامی سیاست نہیں کی تھی, لیکن وہ نون لیگ کے اگینسٹ جا رہا ہے. یہ کمپین بھی نون لیگ کے اگینسٹ جا رہی ہے اور ان کی اپنی پریکٹس ان کے اگینسٹ ہے. بالکل اعتزاز صاحب ایسے ہی کہ پروگرام کے دوران پیپل پارٹی کے رہنما سے سوال کیا گیا آڈیو لیک کے حوالے سے, تو انہوں نے اینکر کو ڈانٹا. پیپل پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ سوال اسکرین پہ بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں. تو پیپل پارٹی کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ وہ شروع سے لوگوں کی کردار کشی سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں. نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں اور وہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. جی بالکل ایسے. اب اعتزاز صاحب حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے جو 30 نومبر کو جاری کرنی تھی لیکن انہوں نے رات کے وقت کا انتخاب کیا, اس میں انہوں نے چھوٹے موٹے ٹیکنیکل کام ڈالنے ہیں. اب پہلے تو یہ ہے اس میں کہ جو قومی اسمبلی کی 342 سیٹیں تھیں وہ 336 رہ گئی ہیں اور اب 266 سیٹوں پہ جو انتخابات ہوں گے. اب جو کام ڈالا انہوں نے وہ یہاں پہ ڈالا جا کے کہ جب فاٹا مرجر ہوا ہے کے پی کے ساتھ, تو کے پی کی پہلے سیٹیں تھیں 39 اور فاٹا کی 12, یہ مل کے بنتی تھی 51. اب 6 سیٹیں کر دی گئی ہیں فاٹا کی جو انضمام کے بعد ہوئی, تو کے پی کے میں 45 سیٹوں پہ انتخابات ہوں گے. اب کیا یہ اس چیز کا ڈر ہے کہ کے پی کے میں جس طرح آپ نے دیکھا ورکر کنونشن ہیں اور سرویز ہیں, لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, تو اس ڈر کی وجہ سے 6 سیٹیں کم کی گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, اور دیکھیں اس پہ حلقہ بندیوں پہ اعتراض صرف پاکستان نہیں انٹرنیشنل اخباریں بھی اٹھا چکی ہیں. کل کی خبر ہے وہ بھی آپ نے دیکھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ جاری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ دیکھیں جب بھی ہم لفظ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں یا الیکٹرل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں یا پری پول ریگنگ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں حلقہ بندیاں ایک بڑا پرانا ٹول ہے اس ملک کی سیاست میں. حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہم نے 80s میں دیکھا, اس کے بعد دیکھا الیکشن چرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ الیکشن میں مسلسل سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے آر اوز کے الیکشن. ٹھیک ہے, تو وہ آر اوز اور یہ ساری چیزیں وہ بھی اس میں ہے, لیکن اس سے پہلے حلقہ بندیاں بھی ہوں. اور حلقہ بندیاں جب بھی ہوتی ہیں تو مختلف سیاسی جماعت, جو بینیفیشری جماعت ہوتی ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے, دیگر جماعتیں اس پہ اعتراضات کر رہی ہوتی ہیں. کئی انتخابات میں ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں. اس بار جو حلقہ بندیاں ہوئی اس میں یقینی طور پر کے پی کے میں بجائے مرجر کے سیٹس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. یعنی وہ جو اضلاع شامل ہوئے ہیں کے پی کے میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. پہلے جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اور ان کا اسپیشل اسٹیٹس تھا, وہ اس میں ایڈ ان ہوگا تو اس میں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ورژن ہوگا ٹیکنیکلی. تو ٹیکنیکلی جب حلقہ بندیوں کا ظاہر ہے اس میں بہت سے وہ کہتے ہیں نا کہ قانونی منشگافیاں ہوتی ہیں, تو اس میں یقینی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایریا کتنا ہے, پھر اس ایریا میں پاپولیشن کتنی ہے. حلقہ بندی پاپولیشن کی بنیاد پہ رکھی جاتی ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے بلوچستان ہے وہاں پہ کم حلقے ہیں, حالانکہ وہ پاکستان کے بڑے صوبوں میں ہے لینڈ کے زمین کے اعتبار سے, مگر وہاں پاپولیشن کم ہے, تو اس لیے حلقہ بندیوں کو اس اعتبار سے رکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی جو ان کا ورژن الیکشن کمیشن کا ورژن ہے وہ یہی آ رہا ہے. لیکن حلقہ بندی صرف یہ کے پی کے کی بات نہیں ہے, سندھ میں بھی کچھ ایسی سچویشن سامنے آئی ہے. ایم کیو ایم بھی اس پہ آبجیکشن کر رہی ہے, کراچی کے حوالے سے بھی دیگر, تو بلکہ وہ عدالت میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو حلقہ بندیاں ایک بڑا ٹول ہے پری پول ریگنگ کے حوالے سے, لیکن ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ پی ٹی آئی کا ورژن جو ہے وہ کیا آتا ہے اور اس پہ وہ کیا بیان جاری کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو کہا فاٹا کو ہم نے ایڈ کیا, تو جب وہ اسپیشل اسٹیٹس تھا
तो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम 1-2 सीटों में मेरे ख्याल में इजाफा होना चाहिए था, चाहे जो भी आप क्राइटेरिया रखें, बेशक पॉपुलेशन कम हो। अच्छा एतजाज साहब, इस पे साथ साथ ये भी बताइएगा, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो गुफ्तगू उन्होंने गैर रस्मी की, एक तो उन्होंने कहा कि हर काम जो है इंतखाबात का वो वक्त से पहले कर रहे हैं, जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी 54 दिन इलेक्शन से पहले जारी कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा नो कमेंट्स, और सवाल वो यही था कि आरओज और डीआरओज कहाँ से आएंगे, तो उस पे उन्होंने कमेंट क्यों नहीं किया? नो कमेंट्स, मुस्कुराहट दी है बस, नो कमेंट्स। आपके भी नो कमेंट्स कैसे? लेकिन देखें, उनकी जो मुस्कुराहट और नो कमेंट्स है, आपको पता है सहाफत की दुनिया में अगर आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी, उसने नो कमेंट्स कह दिया है, तो ये उस सहाफ़ी का इसका मतलब है सवाल भी बड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये नो कमेंट जो जवाब है ये भी बहुत अहम होता है, ये बड़ा मीनिंगफुल होता है। ये आप समझते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हम समझते हैं, हम सब। तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर जवाब तो दे दिया है, और मेरे ख्याल में जो बिटवीन द लाइंस जो जवाब है वो आपके दिलो दिमाग में भी है, इनके दिलो दिमाग में भी है, हमारे दिलो दिमाग के। आरओज कौन लगाएगा, ये फिर मेरे ख्याल में जरदारी साहब इसका जवाब ज्यादा बेहतर देंगे। ठीक हो गया। मैं आपसे पूछूंगा अब ये कि ये तमाम तर मामला तो आपने देखे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह, और अभी तक जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो यही कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। क्या इलेक्शन कमीशन को जो है वो कुछ इकदाम करने चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत करीब है, इलेक्शन शेड्यूल भी आइंदा 2 हफ्तों में आ जाएगा तकरीबन, मेरा ख्याल है दिसंबर का दूसरा हफ्ता बनता है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को जारी करना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या यही सूरत हाल रहेगी या इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा इस तरह? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो मुझे साफ और शफाफ इंतखाबात कराते हुए भी जो है नजर नहीं आ रहा, वो फेल है अपने इस किरदार में भी। पहली बात है कि वो इलेक्शन कराने में ही फेल है कि इतनी ताखीर की गई, उनके ऊपर सवालात भी उठाए गए कि उन्होंने किसी एक शख्स के लिए, किसी एक जमात को फेवर देने के लिए जो है ये ताखीर की। और दूसरा, अब जो हल्का बंदियों में हमने हेरा फेरी देखी है, तो मुझे तो लगता है कि ये जो सो कोल्ड साफ और शफाफ इंतखाबात है उनकी तरफ ये हमारा पहला कदम है। हमने एक कदम जो है वो हम आगे बढ़ चुके हैं उन साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ। तो मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन अपना कोई किरदार अदा कर रहा है, और ना ही आगे करेगा, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, जो हम फेवरेटिज्म देख रहे हैं, जो हम एक पार्टी को जिस तरह से बैकवर्ड रखा जा रहा है वो हम देख रहे हैं, जिसको बिल्कुल फॉरवर्ड रखा जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि आगे भी हम कोई किरदार देख सकेंगे इलेक्शन कमीशन का। और जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो जिस तरह की गुफ्तगू सामने आती है, जिस तरह से वो कमेंट्स नहीं दे पाते, तो जब वो कमेंट्स ही नहीं दे पा रहे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो क्या जस्टिफिकेशन आगे दे सकेंगे इलेक्शंस के लिए। चले, उनकी मुस्कुराहट में वाकई और ये नो कमेंट्स में बहुत से जवाब हैं जो हर बंदे को सोचने चाहिए कि इलेक्शन किस तरह का होगा। बाकी वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।